देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और पादप प्रजनक महादेवप्पा को देश में संकर चावल की क्रांति का जनक माना जाता है। संकर चावल की शोध पर अपनी जिंदगी के 50 साल से ज्यादा का वक्त देने वाले महादेवप्पा को इसीलिए ये देश राइस महादेवप्पा के नाम से भी जानता है। महादेवप्पा ने अपनी शोध से इस देश के किसानों को प्रगति के पथ पर कामयाबी के साथ चलना सिखाया है। न सिर्फ किसानों को बल्कि इस देश में खाद्य सुरक्षा की गारंटी को भी महादेवप्पा ने मजबूती दी है। महादेवप्पा ने इस देश में चावल की ऐसी 9 उच्च उत्पादकता वाली संकर किस्मों का विकास किया, जिसने धान की रुकी हुई उत्पादकता में चमत्कारिक परिणाम लाए। जो किसान धान की उपज को लेकर निराश हो चुके थे, उनके खेतों में नई रौनक लौटाने का काम महादेवप्पा ने किया है। किसानों के महानायक महादेवप्पा इस देश में संकर चावल इजाद करने वाले और उसे खेतों में उगाने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। I am proud and extremely happy to know that Dr. Mahadevappa ji, one of our outstanding agricultural scientists, not only at the state level, not only at the national level, but at the international level. I am so happy and very proud. But along with it, I would like to call him as Kisan ke Mitra, Parama Mitra. Dr. Mahadevappa ji has been all the time taking unbelievable interest to find solutions to the problems of making the farming community to lead the quality of life. As an agricultural scientist, his contribution has to be, as I said, written in golden letters. Mahadevappa ji, while he was the professor in charge doing research in the field of rice, whether as a researcher in Karnataka or in India or at the International Rice Research Institute, he brought out new strains of rice. In fact, Mahadevappa is known as Rice Mahadevappa, and farmers call him as Rice Mahadevappa. भारत में संकर चावल प्रौद्योगिकी के विकास और उसके उपयोग के प्रयास 1970 के दशक के आरंभ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR में प्रारंभ हुए। लेकिन 70 के दशक में संकर चावल बिल्कुल नया था, देश के किसानों के लिए भी और वैज्ञानिकों के लिए भी। महादेवप्पा इसी दौरान स्वपरागित धान की फसल में संकर किस्म का सपना सच करने की कोशिशों में जुटे थे। इस दिशा में क्रमबद्ध अनुसंधान कार्य 1989 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक मिशन मोड परियोजना के तहत प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के फलस्वरूप लगातार अनुसंधान होने से देश में चावल की अनेक संकर किस्में विकसित हुई हैं, जिसमें से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा किस्मों को आधिकारिक तौर पर जारी किया जा चुका है। इस कामयाबी का श्रेय किसी और को नहीं, महादेवप्पा को ही जाता है। 4 अगस्त 1937 कर्नाटक के मैसूर के एक छोटे से गांव माधापुरा में जन्मे हैं महादेवप्पा। मध्यम वर्गीय परिवार में परवरिश हुई। शुरुआती शिक्षा भी गांव के सरकारी स्कूलों में हुई। माधापुरा गांव में प्राथमिक कक्षा तक ही शिक्षा की सुविधा थी। इसीलिए महादेवप्पा को मिडिल स्कूल की पढ़ाई के लिए गांव से कुछ किलोमीटर दूर चामराजनगर जाना होता था, जहाँ के सरकारी स्कूल में महादेवप्पा ने 8वीं तक पढ़ाई पूरी की। My entire primary school education was completed there. From there I moved to government
middle school in Chamarajanagar, where I completed my 8th standard. Used to go by walk 5 kilometers every day for my study period. Of course, at that time there were no chapels. Then the same city, Chamarajanagar, I studied municipal high school up to matriculation. After completing matriculation, there was a break of 1 year because there was no college facility in Chamarajanagar. The affordability was also a problem. Then after 1 year, I learned that in Mysore, JISS Vidyapita, free hostels are available for boarding and lodging. Then after that, I moved to Mysore and joined intermediate in Sharda Vilas College, Mysore, completed in 2 years. बचपन से ही पढ़ाई की लगन थी। कुछ अच्छा करने की ललक ने महादेव अप्पा को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित किया। कुछ नया करने मिले, कुछ नया सीखने मिले। इसकी चाहत ने ही महादेव अप्पा को देश और दुनिया में अलग नाम दिया। बचपन से ही पढ़ाई की लगन थी। कुछ अच्छा करने की ललक ने महादेव अप्पा को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित किया। कुछ नया करने मिले, कुछ नया सीखने मिले। इसकी चाहत ने ही महादेव अप्पा को देश और दुनिया में अलग नाम दिया। That is the first time outside my place I stayed. So I learned that I could devote more time and I scored good. That helped me to get admission in Agricultural College, Bangalore, Hebbal, Bangalore. So 3 years it was a very interesting course. I passed out with within top 4 ranks, with which I was able to get admission to genetics and plant breeding faculty in Agricultural College and Coimbatore. Agricultural College and Research Institute in Coimbatore. So there in 2 years I could complete my master's degree in first class and first rank. Then I was automatically given admission for PhD. So in 3 years compulsory I completed my research using millets, ragi and pearl millet. पीएचडी के बाद महादेव अप्पा की जिंदगी की दिशा बदलने लगी। 1965 में तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के कोयम्बटूर एग्रीकल्चर कॉलेज से महादेव अप्पा ने पहली पीएचडी की थी। पीएचडी करने के बाद महादेव अप्पा ने बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस को ज्वाइन किया। लेकिन ज्वाइन करने से पहले महादेव अप्पा ने तकरीबन 1.5 साल की छुट्टी ली। इन 1.5 सालों में महादेव अप्पा ने मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। मैसूर में महादेव अप्पा ने राइस पॉलिशिंग पर काम करना शुरू किया। इसके अलावा महादेव अप्पा ने ब्राउन राइस और पॉलिश्ड राइस में पोषण की मात्रा पर काम करना शुरू किया। मैसूर में 2 सालों का अनुभव महादेव अप्पा की जिंदगी में बेहद अहम रहे। महादेव अप्पा ने इस दौरान जो भी काम किया उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी में चावल पर 2 साल का शानदार अनुभव लेने के बाद महादेव अप्पा बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय में राइस ब्रीडर यानी चावल प्रजनक बन गए। क्योंकि महादेव अप्पा को मैसूर में चावल पर काम करने का अनुभव हो चुका था, इस वजह से बेंगलुरु में उन्हें राइस ब्रीडर के पद पर आसीन होने में मदद मिली। राइस ब्रीडर के तौर पर महादेव अप्पा को विश्वविद्यालय ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अब महादेव अप्पा पर पूरे राज्य में चावल पर होने वाली रिसर्च की अहम जिम्मेदारी थी। We had about 20 substations across the state, and we had linkage with the central rice research activities.
So it was a coordinated effort between Central Rice Research Institute, Cuttack, Directorate of Rice Research Institute, Hyderabad, and the University of Agricultural Sciences, Bangalore. So working with this in a team spirit, I had excellent colleagues. संकर चावल के वजूद में आने की कहानी यहीं से शुरू हुई। महादेवप्पा ने अपनी टीम की मदद से कई प्रजातियों का विकास किया, जिसमें सबसे पहली किस्म थी मधु। मधु चावल की वो किस्म थी जो जल्दी पकने वाली थी। ये किस्म जैसे ही किसानों के खेतों में पहुंची, इसने तहलका मचा दिया। And our team, with the help of my team, we were able to give many varieties. The first one happened to be Madhu, a fine grained variety, early maturing variety, first one to enter into the farmer's field. It made a laudable impact, and that gave me K.K. Murthy Award. Then everywhere we had some central varieties suitable for growing and producing more, increasing the yield. But the entire hilly belt, what we call Malnad, 7 districts, starting from Chamarajanagar southern tip to Belgaum northern tip, there were no varieties at all. They used to be susceptible to diseases, and farmers used to lose the crops from 50 to 100%. So to that place, we identified a variety known as Inton that was to be improved. It occupied within 4 or 5 years, the entire belt was occupied by this variety. That gave me a lot of, me and my team, gave me a lot of name and fame. That was again responsible for some awards, Dharmasthala Award, like that many. Then we team started continuing with focusing on grain quality. इसके बाद महादेवप्पा ने दाने की क्वालिटी और ठंडे मौसम को सहने की क्षमता पर काम करते हुए मंगला किस्म को इजाद किया, फिर मूर्ति किस्म निकाली। इन दोनों किस्मों ने ठंडे मौसम को मात देते हुए शानदार उपज दी। इसके बाद महादेवप्पा ने दाने की क्वालिटी और ठंडे मौसम को सहने की क्षमता पर काम करते हुए मंगला किस्म को इजाद किया, फिर मूर्ति किस्म निकाली। इन दोनों किस्मों ने ठंडे मौसम को मात देते हुए शानदार उपज दी। There is great opportunity for hybrid rice to serve all the rice growing countries in enhancing the productivity and production. One greater advantage is any hybrid tend to be earlier in maturity than the parents. We call this transgressive inheritance. So we can take advantage of these, develop hybrids and introduce earliness. To that extent, water saving is taken care of. Once the field stand is less in number of days, the water requirement will also be less. This one advantage. Now only a few countries, hardly about less than a dozen countries are adopting hybrid technology, but there are so many countries, particularly in old world, Asian countries, all the countries grow rice. So in all the countries there is enormous scope to bring this technology into use. उच्च उत्पादकता की किस्मों का उत्पादन यूं तो चीन में 1966 में ही सामने आ गया, लेकिन चीन ने पहली संकर धान की किस्म 1974 में रिलीज की। चीन की युआन लॉकपिंग को पूरी दुनिया में संकर चावल का जनक कहा जाता है। युआन ने 1970 में ही स्वपरागित चावल में हेटेरोसिस को खोज लिया था। वहीं भारत में संकर चावल के जनक महादेवप्पा ने 1972 में अपने आर्टिकल में संकर चावल की किस्मों का जिक्र किया था। स्वपरागित फसलों में संकर किस्म की संभावना की खोज ने महादेवप्पा को हिंदुस्तान के तमाम कृषि वैज्ञानिकों में एक अलग पायदान पर खड़ा करवा दिया।
इसके बाद महादेवप्पा को फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में तकरीबन 2.5 साल काम करने का मौका मिला। ये उस दौर में महादेवप्पा जैसे वैज्ञानिक के लिए बड़ी बात होने के साथ साथ सम्मान की बात थी। We got 2 lead centers in the country for hybrid research, one in Kapurthala, Punjab, and one in Mandya, VC4M Mandya, Karnataka. So we were able to develop the first hybrid in the country called KRH2, Karnataka Rice Hybrid 2, in which my student Dr. Vidya Chandra was heavily involved, besides other subject matter specialists. So we came out, and by another 4-5 years, many other states also came out with hybrids. They were all tested across the country, and KRH2 stood first in all the tests, and it was released in 1990s, and it has been serving even today in Orissa, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Uttaranchal, northern states and northeastern states, and it has even crossed the country border, gone to Bangladesh. So it could give higher yields anywhere from 20 to 50-60%. महादेवप्पा धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं। साथ ही ICAR के अंतर्गत आने वाले कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा महादेवप्पा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के निर्वाचित सदस्य भी रह चुके हैं। महादेवप्पा को 1972 में KKM अवार्ड, 1981 में हुकर अवार्ड, कर्नाटक सरकार की तरफ से 1984 में राज्योत्सेवा अवार्ड, 1989 में नागम्मा दत्तात्रेय अवार्ड, 1996 में सर छोटू राम अवार्ड, बसावा गुरु करुण्या अवार्ड और 96 में ही महादेवप्पा को भारत रत्न M विश्वेश्वरैया मेमोरियल अवार्ड मिला। और फिर साल 2005 में उनकी कड़ी मेहनत और लगन और खेती में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। Dr. Mahadevappa had developed several high-yielding varieties of rice and released them, which were readily accepted by the farmers. And those varieties like Jaya, Pragati, Mangala, and so many others, they were already very popular with the farmers. And I was an eyewitness as to how the farmers were visiting VC4M just to meet Dr. Mahadevappa. In fact, he always used to take pleasure in meeting the farmers and interacting with them, and also understanding them and offering them solutions. So he was one of the very popular scientists with the farmers even during those days. देश में संकर चावल की खेती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी खेती का क्षेत्रफल साल 1995 में 10,000 हेक्टेयर था, जो कि बढ़कर साल 2006 में 10 लाख हेक्टेयर हो गया और साल 2014 आते आते संकर चावल के उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़कर 25 लाख हेक्टेयर हो गया, जो देश में कुल चावल के क्षेत्रफल का 5.6% है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि वो संकर चावल के उत्पादन के क्षेत्रफल को 5.6% से 25% तक लेकर जाए। चुनौती बड़ी है, लेकिन सरकार ने ये लक्ष्य रखा है। वहीं अगर चीन को देखें तो संकर चावल ने वहां से चावल उत्पादन के पूरे क्षेत्रफल के 50% इलाके पर कब्जा कर लिया है। यही वजह है कि चीन पूरे एशिया में चावल के सबसे बड़े उत्पादकों में शुमार है। संकर चावल प्रौद्योगिकी को अपनाने में किसान के पीछे रहने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो है संकर बीज की उच्च लागत। बावजूद इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संकर चावल की लोकप्रियता बढ़ने के कारण बीते सालों में इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि दौर अब संकर से
सुपर संकर की तरफ बढ़ चला है और चीन इसकी शुरुआत कर चुका है। चीन में चावल की सुपर हाइब्रिड किस्में प्रति एकड़ 69 क्विंटल उत्पादन दे रही हैं, जबकि उच्च उत्पादकता वाली किस्में केवल 48 क्विंटल प्रति एकड़ का ही उत्पादन कर रही थीं। वहीं भारत में धान की सामान्य किस्में 20 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे रही थीं, जबकि हाइब्रिड किस्में 32 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे रही थीं। जाहिर है, चीन के मुकाबले हमारे देश में धान की उत्पादकता काफी कम है और चुनौती भी यही है। One point I want to mention here is about China's success in hybrid rice. The first country to come out with hybrid silently is now far ahead of us in developing what are known as super hybrids. So they give 2 times the yield of the ordinary varieties and much higher yield than the first set of hybrids, super hybrids. These are, and we were able to develop Pragati for Salandra stems, Gauri, Mashuri, and many more like that. The Karnataka has been contributing number of high yielding varieties for the entire country's requirement. किसानों के महानायक महादेवप्पा ने चावल के उत्पादन को एक नई दिशा दी। हरित क्रांति के बाद 2 दशकों से चावल के उत्पादन में जो स्थिरता देखी जा रही थी, उसमें महादेवप्पा अपने शोध से तेजी लाए। संकर किस्मों से चावल के उत्पादन में आई क्रांति इस देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ी गारंटी साबित हुई। महाराष्ट्र के सतारा जिले के आसपास दत्तात्रेय दिनकर युवा किसानों के महानायक के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। छोटी उम्र में दत्तात्रेय दिनकर ने बड़ी छलांग लगाई और बड़ा नाम कमाया। अपनी प्रगतिशील सोच के बूते दत्तात्रेय पारंपरिक खेती में जो क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, उसे इस पूरे इलाके में एक मिसाल